हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर पॉलिटी सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं, जितने भी अभी तक वीडियोस डाल दिए गए हैं, अगर वो आपको बेनिफिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया गया है। आज एक नया टॉपिक हम जो चर्चा में रहता है, थोड़ा सा जान लेना चाहिए सिटीज़न होने के नाते कि क्या इलेक्शन लॉज हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है बट थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आर्टिकल 81 and 170 of the Constitution of India lay down the maximum number of seats in the parliament and in the legislative assemblies of the states। यानी 81 पार्लियामेंट के लिए सीट्स के लिए और 170 लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं स्टेट्स के लिए, उनके बारे में। ठीक है, ओके फाइन। एंड ऑल्सो सर्टेन प्रिंसिपल्स to be followed in allocating seats in the House of the People among the states and in the state legislative assemblies, but have left the actual allocation of such seats to be provided by the law. Similarly, 171 of the Constitution of India lays down the maximum and minimum number of seats in the Legislative Council of the state। यानी जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिन स्टेट्स में, उनके लिए है प्रोविजन। एंड ऑल्सो specify the various methods in which seats shall be filled, but the actual number of seats to be filled by each such method has been left to be provided by the law। यानी लॉ ही डिसाइड करता है कितनी क्या सीट्स होती हैं। Therefore, the Representation of People Act 1950 was enacted to provide for the allocation of seats in the House of the People। House of the People confuse मत होइए, लोकसभा के लिए कहा जाता है। ठीक है, एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स। तो जो आप ये जान लीजिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। ठीक है, क्लियर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या नाम दे दिया है। ठीक है, इसलिए बता दिया गया है। फाइन। द एक्ट ऑल्सो सॉट टू कन्फर ऑन द प्रेजिडेंट द पावर्स टू डीलिमिट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। यानी कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज बांट दी जाती हैं। सभी ने पता होगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं। जैसे बहुत सारे होता है ना, स्टेट्स की अपनी सीट्स होती हैं। ठीक है, और सेंटर की अपनी सीट्स होती है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली। जो भी आपको पता है प्रेजेंटली कितने नंबर ऑफ सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बांटी जाती हैं। ठीक है, द एक्ट फर्दर प्रोवाइडेड फॉर द registration of electors for parliamentary constituencies and for the assembly and council constituencies and the qualifications and disqualifications for such registration। वही जो मैंने बताया। ठीक है, to sum up, the act makes the following provisions related to elections। क्या प्रोविज़न बनाता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, वो जान लेते हैं। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। डीलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि जहाँ तक जिसका जो क्षेत्र आएगा वहीं तक ही सीमित करने के लिए ये सब डिलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्शन ऑफिसर्स लाइक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ये सवानी सारे ऑफिसर्स होते हैं ना जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट्री असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी ये राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको पता है 2 यूटीज़ ऐसी हैं, पुडुचेरी एंड दिल्ली, जो कि कुछ उनकी जो मतलब उनके जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्टेट से होता है और यूनियन टेरिटरी का भी वो मतलब शो करता है। कई बार ऐसा जितने भी अभी तक चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, कई बार इसका प्रोविज़न कि उसको पूरा स्टेटहुड दे दिया जाए, यानी पूरा संपूर्ण राज्य बना दिया जाए पूरा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। ठीक है, वादे बहुत सारे किए जाते हैं बट अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए वहाँ क्लैशेस चलते रहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। आप केजरीवाल और उनके सब आप जान ही रहे होंगे, न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे कि क्या क्या वहाँ पे टकराव होता रहता है। ठीक है,
ठीक है। मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज कर लिया हमने। लोकल अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस to the state legislative councils barring the jurisdiction of the civil courts. Okay, representation of the people act 1951 जान लेते हैं थोड़ा सा। The representation of people act 1950 did not contain all the provisions relating to elections but merely provided for the allocation of seats in and the delimitation of the constituencies for the purpose of elections to the House of People and legislatures of the state, the qualification of a voter at such election and the preparations of the electoral rolls. यानी ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1950 में बताया गया था कि कैसे सीट्स का एलोकेशन होगा, ठीक है, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मतलब उनका पूरा जो क्षेत्र होता है उसको डिलिमिट किया जाता है, कहाँ तक कहाँ क्या लाई करेगा, ठीक है, कितने पार्ट्स में वो कोई भी स्टेट है, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में था, ठीक है। द प्रोविजन फॉर एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू द हाउस ऑफ or the houses of the legislature of each state, the qualifications and disqualification for the members of these houses, the corrupt practices and other election offences, and the decision of the election disputes were all left to be made in subsequent measure. In order to provide for these provisions, the Representation of People Act 1951 was enacted. यानी कि वो तो वहीं तक बता रहा था, लेकिन 1951 का जो एक्ट बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो वो क्या क्या चीज़ें हमें दे रहा था कि एक्चुअल कंडक्ट इलेक्शंस में कैसा होगा, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, डिसक्वालिफिकेशंस होंगी, ठीक है, मेंबरशिप को लेने के लिए किसी भी हाउस की, ठीक है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी उन केसेस में क्या होगा, मान लीजिए कहीं कुछ धांधली हो रही इलेक्शन में, कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही, कहीं कुछ लूट हो रही है, कहीं कुछ मतलब इम्प्रैक्टिकल या कह सकते हैं बहुत ही करप्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, तो उसके लिए फिर एक 1951 का एक्ट बना दिया गया। अब ये क्या क्या बताता है वो जान लेते हैं। द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी क्वालिफिकेशन भी बता देता है, डिसक्वालिफिकेशन भी बता देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, कैसी मेंबरशिप में आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो भी हैं उनके लिए। नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी होती है वही तो सारे इलेक्शंस कराती है ना, ठीक है, तो वो कैसे प्रॉपरली कंडक्ट कराएगी इलेक्शंस को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आप जान ही रहे, ओके फाइन। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस यानी कैसे होगा इलेक्शन। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ मटेरियल का फ्री सप्लाई, ठीक है, होता ही है। डिस्प्यूट्स, मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है किसी इलेक्शन में, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ठीक है। पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कनेक्शन विद इंक्वायरीज एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बता रहा है, हमें प्रोविजन सारे दे रहा है कैसे क्या होगा, ठीक है। बाई इलेक्शंस एंड द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग वैकेंसी, यानी कि बाई इलेक्शंस का मतलब होता है मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कोई सीट खाली रह जाती है, किसी की डेथ हो गई या कोई और एनी अदर सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाता है, तो फिर बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं, जो कि अभी हो रहे हैं, ठीक है, ओके। मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस बारिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ठीक है, बार कर दिया गया है कि इन सब मैटर्स में नहीं वो कोर्ट जा सकते हैं, कुछ उसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है, इन सर्टेन केसेस, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग, मैंने से nomination of the candidates and their agents, general procedure at elections, the poll, counting of votes, multiple elections, publication of election results and nomination, declaration of assets and liabilities, election expenses, यानी ये सारी चीज़ें कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में आती हैं, मतलब जो नॉमिनेशन अपना भरते हैं, ठीक है, उनके जो एजेंट्स होते हैं, फिर पोल, फिर काउंटिंग होती है, जब मतलब इलेक्शन हो जाता है तो फिर काउंटिंग होती है, मल्टीपल इलेक्शंस भी होते ही हैं, पब्लिकेशन, फिर रिजल्ट्स का फिर प्रॉपर पब्लिकेशन किया जाता है, डिक्लेरेशन, उन जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको अपनी एसेट्स बतानी होती हैं, लाइबिलिटीज़ बतानी ही होती हैं, और एक्सपेंसेस के बारे में भी बताना ही होता है कि आप इतना ही तक मतलब अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, ये नहीं कि अंदर पैसा उड़ा रहे हैं, ये नहीं होता है, लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। The provisions of the act with respect to the disputes relating elections are कह रहे हैं कि
डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना कभी कभी, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन पटिशंस टू द हाई कोर्ट, ट्रायल ऑफ इलेक्शन पटिशंस, विड्रॉल एंड अबेटमेंट ऑफ इलेक्शन पटिशन, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं कि मतलब कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो ये जो पिटीशन होती है वो हाई कोर्ट के पास जाती हैं। ठीक है, फिर उनका ट्रायल वगैरह नीचे से होता ही रहता है। ठीक है, ट्रायल होता है इलेक्शन पटिशंस का। इसमें कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन का होता है। मान लीजिए सेंटर का इलेक्शन हो रहा है तो आपका जो बॉडी है वो करता है, और स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन से मतलब कंसल्ट करके चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का देख लेते हैं। आर्टिकल्स 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द रीअडजस्टमेंट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। मैंने बताया ये सेंटर का इलेक्शन यानी तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे जैसे अपने यूपी में तो 401 आई थिंक सीट्स हैं, 401 या 403 कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन कई क्या होती है, 2 नॉमिनेटेड भी रहते हैं कई बार। तो इलेक्शन किन पे होता है वो हमेशा डिक्लेयर किया जाता है कि इतनी सीट्स पे इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फर्दर आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ द Constitution of India provide for refixing the number of seats reserved for the scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People and the legislative assemblies of the state on the basis of 2001 का सेंसस। ठीक है, 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि कोविड आ गया था तो फिर नहीं हो पाया था। अब कराना है सेंसस, देखिए कब हो पाता है। The present delimitation of parliamentary and assembly constituencies based on the 1971 के सेंसस में बेस्ड है अभी तक जो भी इसका delimitation हुआ है। The uneven growth of the population in different constituencies in different parts of the countries as well as within the same state, as also continuous migration of the people electorate from one place to other, especially from rural areas to the urban areas, have resulted in strikingly differing sizes of the electoral constituency even within the same state। आप सभी को पता है बहुत सारे लोग काम के चक्कर माइग्रेट भी करते हैं, कई की डेथ्स भी हो जाती हैं, कई बर्थ्स भी होते रहते हैं, तो अनइवन पॉपुलेशन हो जाती है। इसीलिए हर 10 साल में सेंसस कराना होता है। उसी से पता चलता है कि मान लीजिए कहीं की पॉपुलेशन 10 लाख थी, अब उसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 20 लाख हो गई। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर उसका डिवीज़न होता है। ठीक है, बढ़ भी सकती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज और कम भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। ओके, फाइन। Therefore, the Delimitation Act 2002 का was enacted to set up a delimitation commission for the purpose of the effecting delimitation on the basis of 2001 का census, so as to correct the aforesaid distortion in the sizes of the electoral constituencies. The proposed delimitation commission would also refix the number of seats for the scheduled caste and scheduled tribes on the basis of the 2001 का census, with affecting total number of seats based on the 1971 census। ओके, फाइन। जो आपका आर्टिकल 330 है और 332 है, तो ये कहीं ना कहीं जो रिज़र्व सीट्स के लिए बात करता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, उनको रिज़र्व कर दिया गया है सीट्स को, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके। अगर उनको नहीं दिया जाता मान लीजिए रिजर्वेशन, तो उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन रुक जाता, उनका प्रोग्रेस रुक जाता उन सब कास्ट्स का। ठीक है, इसलिए सारे प्रोविजंस किए जाते हैं। ओके, फाइन। द एक्ट सॉट टू ले डाउन सर्टेन गाइडलाइंस एज टू मैनर इन विच such delimitation would be undertaken. In the act, the new delimitation constitution was given the task of carrying out the delimitation of the parliamentary and assembly constituencies. It had been specially provided that the delimitation commission shall endeavour to complete the work within a period not later than July 31, 2008. ठीक है, तो proposed delimitation would apply to every general election to the House of People or to a state legislative assembly held after the final orders of the commission
आर पब्लिश्ड एंड टू एवरी बाई इलेक्शन अराइजिंग फ्रॉम सच जनरल इलेक्शन। आप सभी को पता है जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देता है, ये सब बता देता है कि इतना इतना सब बढ़ा है, इतना घटा, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़नी है कम होनी है, फिर क्या होता है उसी हिसाब से फिर इलेक्शंस कराए जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो चाहे वो स्टेट के अपने लोकल इलेक्शंस हों। ओके, अदर एक्ट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस क्या हैं तो जान लेते हैं थोड़ा सा। पार्लियामेंट Prevention of Disqualification Act 1959 declares that certain offices of profit under the government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as for being members of the parliament। यानी ये जो एक्ट है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का, वो कुछ कुछ ऑफिसर्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं रखता है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर द इंक्लूजन इन एंड द एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ सर्टेन कास्टेज एंड ट्राइब्स for the readjustment of the representation of parliamentary and assembly constituencies। यानी इनका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो अमेंडमेंट एक्ट है 1976, वो तो क्या करता है, क्या अब हमें कुछ का इंक्लूजन कर लेता है, कुछ का एक्सक्लूजन कर देता है, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल, मतलब कौन कौन लोग अंदर आ चुके हैं, शेड्यूल कास्ट में आ चुके हैं, कुछ निकल भी चुके हैं, कुछ ट्राइब्स, ठीक है, इस तरह से होता रहता है, रीएडजस्टमेंट उनका होता रहता है। इसी पे डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसीलिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि एक क्लियर कट हमें एक पिक्चर मिल सके कि क्या क्या चीज़ें सामने हैं, मतलब कितनी पॉपुलेशन में कितना उनका ग्रोथ हुआ है। कि मान लीजिए नेगेटिव भी कभी कभी चला जाता है, बहुत सारी डेथ्स हो गई तो भी नेगेटिव में ग्रोथ रेट चला ही जाता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इनका रीएडजस्टमेंट होता रहता है ताकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए वहाँ पे बढ़ गई जनसंख्या तो उनको फिर एक तरह से चेंजेस लाने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 है, ठीक है। इसी तरह के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 है, रेगुलेट सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनके लिए होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 प्रोवाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 फैसिलिटेट्स कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके ना टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स, ठीक है, दो मेंबरशिप आप नहीं ले सकते हैं कि हाँ वहाँ पे लोकसभा में भी मेंबरशिप है और अपनी स्टेट असेंबली में भी, ऐसा नहीं, एक ही मेंबरशिप में, ये सारे रूल्स हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, सभी को पता है दल बदल जो कानून होता है, ठीक है, कभी इस पार्टी में चले गए फिर सुविधा देखी तो उस पार्टी में चले गए, ये नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स बना दिए गए, इन सर्कमस्टेंसेस में आप जा सकते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस में रोक दिया गया है, ठीक है, फाइन, ओके। मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1985 का है, ये भी। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 का है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रूल्स 2004 का है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ 2004 का है, ठीक है। ऑर्डर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस जान लेते हैं थोड़े से। इलेक्शन सिंबल्स, ठीक है, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 प्रोवाइड्स फॉर द स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, choice and allotment of symbols at elections in parliamentary and assembly constituencies for the recognition of political parties in relation thereto। यानी सभी को पता है कि हर पार्टी के पास अपना इलेक्शन सिंबल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनको देता है, ठीक है, तो वही उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, चॉइस भी देते हैं बहुत सारी, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स है, ठीक है। पता ही है ना आपको कि जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का पंजा है, मतलब ये बीजेपी का कमल का फूल है, ये सारे सिंबल्स हैं, तो उन्हीं को वही होते हैं ना, जब आप वोट डालने जाते हैं तो उनमें जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, मशीन जो होती है उसमें सारे बने हुए रहते हैं, उसी में आपको फिर प्रेस करना होता है, जो वोटिंग मशीन होती है उसी में सारे सिंबल्स होते हैं, उसी को देख करके तो आप प्रेस करते हैं, सामने सिंबल होता है, फिर पार्टी जो भी कंटेस्ट कर रहा था मतलब कंटेस्ट करते हैं जो इलेक्शन, जो पर्सन, उनका नाम होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़
फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स, कुछ पर्टिकुलर्स होते होंगे, ठीक है, भरने होते हैं इनको, प्रोवाइड्स फॉर फर्निशिंग ऑफ द एडिशनल पर्टिकुलर्स बाय एसोसिएशन ऑफ बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही वो सारे फॉर्म हम उनको भरवाते होंगे, सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, मैरिज हुई कि नहीं हुई, सारी चीज़ें होती, एज, ये सारी चीज़ें, फिर उनकी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इलेक्शन लॉ समझ लिए होंगे शॉर्ट में। ओके, कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। लगभग पॉलिटी मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम कोई नया सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में या अदर भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो सब्जेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता हो। लाइक इकोनॉमिक्स हो गया आपका, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ में आ जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप उसके बेसिक्स को जान लेते हैं तो अच्छा ही रहता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या तो हम कुछ ऐसा टॉपिक लेंगे या कुछ नया सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। लगभग इंडियन पॉलिटी आप कंप्लीट हो गई है। जो मेन इसके जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। वैसे तो कहने को तो ये अनएंडिंग प्रोसेस है, जितना भी आप जान लेंगे कम ही होता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना मन खुश रखिए, तभी अच्छे से पढ़ाई होगी भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।